सो डियर स्टूडेंट, एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। आज हम उड़ीसा लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर 2021 में जो केमिस्ट्री का सेक्शन था उसके सॉल्यूशन का पार्ट 3 लेकर आए हैं। आज हम पुनः एक बार 5 क्वेश्चन के एक सीरीज को लेंगे और उन्हें एक एक कर समझेंगे, पूरा टाइम देंगे, जिससे कि अगर फर्दर हम एग्ज़ाम देते हैं और उस तरह के कोई क्वेश्चन आते हैं तो हमें उनको सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। तो चलिए विदाउट डिले किए बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड। अब उसमें एक क्वेश्चन था, अगर आप उस पेपर को देखो तो उसमें पूछा था कि जो प्रोपेन है उसमें उसके मालिकुलर फार्मूला जो C3H8 है उसमें क्या कोवैलेंट। देखिए सबके बारे में बात कर रहा है, कोवैलेंट कह रहा प्रोपेन विद द मालिकुलर फार्मूला सो C3H8 हैज कोवैलेंट। मतलब है क्या जानना चाहता है, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा जी, अब एक कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड वे बॉन्ड होते हैं जिसमें दो एटम अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं आपस में, जिससे कि उन दोनों के ऑक्टेट पूरे हों। ऐसे बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कार्बन के बाहर 4 इलेक्ट्रॉन हैं ऐसे। अब आप सोच रहे होंगे कार्बन के बाहर 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ से है? तो भाई साहब, कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है 6 है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो क्या होता है, 2 और 4। तो इसके बाहर कितने हैं, 4। और हर एटम ये चाहता है कि उसके बाहर 8 हो कम से कम, मतलब वो अपने ऑक्टेट को पूरा करना चाहता है। तो यह कार्बन एटम जो अपने ऑक्टेट को पूरा करना चाह रहा है वो किसके पास जाता है, हाइड्रोजन एटम के पास। और 4 हाइड्रोजन एटम इसके इर्द गिर्द आ जाते हैं अपने अपने इलेक्ट्रॉनों को लेके। लीजिए ऐसे दिखा दे रहा हूँ, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने अपने इलेक्ट्रॉनों को लेके वो आ जाता है। तो कार्बन क्या करता है ना, इनके इलेक्ट्रॉनों को लेके ऐसे एक साझेदारी बनाता है, इसको लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। तो देखिए अब कार्बन के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप काउंट करिएगा तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अब हाइड्रोजन के पास एक ही सेल होता है और एक सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन क्या चाहता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यह भी कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन लेके क्या करता है, ऐसे कुछ साझा कर लेता है। तो देखिए साझेदारी से क्या हुआ, दोनों का घर बस गया भाई साहब। कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों की आपसे समझ है। इस तरह के बॉन्ड को ही कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब दोनों के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड को हम जनरली एक लाइन से दिखाते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक लाइन ऐसे ड्रा कर देते हैं, और इसी लाइन को हम क्या कह रहे होते हैं, सिग्मा बॉन्ड। मतलब सिग्मा सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो चलिए अब आपके पास मालिकुलर फार्मूला क्या है, C3H8। इसको ड्रा करने का प्रयास करिए। एक लिया हमने कार्बन, फिर से उसको जोड़ा कार्बन से, और फिर से उसको जोड़ा जी कार्बन से। हमको पता है एक कार्बन की वैलेंसी मैक्सिमम कितनी है, 4 है। हमने जोड़ दिया, बस बैठा रहा, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या है, प्रोपेन का। प्रोपेन मतलब लीनियर कार्बन चेन है, ठीक ना। ये अच्छा, अच्छा देखिए 6 एडजस्ट हो गए, और इस बीच वाले के पास जाइए तो 2 यहाँ पे एडजस्ट हो गए। तो देखिए ना, इसके भी 4 सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन के, इस कार्बन के भी 4 सिग्मा बॉन्ड। तो सारे कार्बन के 4 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो अब इन्हीं बॉन्ड का नंबर कह रहा है काउंट करके, तो काउंट कर लीजिए कितने हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने हैं, 10 कोवैलेंट बॉन्ड। तो इनमें ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से अगर फर्दर कभी किसी एग्जाम में आपसे ऐसे कोई मालिकुलर फार्मूला दे दे तो उसकी वैलेंसी को एडजस्ट करके स्ट्रक्चर को ड्रा करिए, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड को काउंट कर लीजिए, जितने आते हैं वैसे आंसर दे दीजिए, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज ए सिंगल इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट से। तो हमेशा याद रखिए, जब भी
सिंगल इलेक्ट्रॉन, क्या कहा है, एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल की बात कर दे, आउटर मोस्ट सेल की बात कर देना, तो पीरियाडिक टेबल पे अपना दिमाग दौड़ाइए। पीरियाडिक टेबल में जो पहला ग्रुप होता है, फर्स्ट ग्रुप, ये फर्स्ट ग्रुप जाना ही इसीलिए जाता है क्योंकि इसका आउटर मोस्ट सेल क्या रखता है बेटा, आउटर मोस्ट सेल एक इलेक्ट्रॉन रखता है, 1 इलेक्ट्रॉन रखता है। वहीं पे जो दूसरा ग्रुप है ना, सेकेंड ग्रुप, वो किस चीज के लिए जाना जाता है, इसका आउटर सेल क्या है बेटा, सेल 2 इलेक्ट्रॉन रखता है। ठीक, इसी तरह ग्रुप वाइज नंबर बढ़ता चला जाता है, ठीक ना, जैसे जैसे ग्रुप की संख्या बढ़ती चली जाती है। अब देखते हैं हमारा फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट इसमें कुछ है क्या। तो अगर हम पीरियाडिक टेबल को अपने देखते हैं तो सबसे पहले है हाइड्रोजन, फिर क्या है, लिथियम, उसके नीचे क्या है, सोडियम, उसके नीचे क्या है, पोटेशियम, उसके नीचे क्या है, रुबिडियम, उसके नीचे क्या है, सीजियम, और उसके नीचे क्या है, फ्रांसियम। दूसरे वाले ग्रुप में आते हैं जी, तो क्या मिलता है हमको, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, ये एलिमेंट मिलते हैं। तो अब देखिए ना, इस पूरे पीरियोडिक टेबल में देखिए बहुत सारे एलिमेंट। अब एक मैग्नीशियम की बात अगर करें हम, तो मैग्नीशियम आपका कहाँ है, यहाँ पे है, दूसरे ग्रुप में। मतलब इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन है। जबकि सवाल क्या जानना चाह रहा है, सिंगल इलेक्ट्रॉन के बारे में कह रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब यह ऑप्शन आपका क्या हो गया, यह ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। कैल्शियम पे चलिए, कैल्शियम भी देखिए यहीं पे, कैल्शियम के बाहर भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। सोडियम देखिए, ज़्यादा दूर जाने की ही नहीं, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, और फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, इसके बाहर कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमारा सोडियम ऑप्शन सही। तो या तो आपको याद हो तो ऐसे कर सकते हैं, या तो कई बार हम क्या कर लेते हैं, इनका एटॉमिक नंबर याद कर लेते हैं। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11, और 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2, 8, 10, 1, 11। देखिए आउटर मोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है नियान की। नियान जो सबसे लास्ट ग्रुप है ना, 18वां ग्रुप आधुनिक पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, वहां पे होता है हीलियम के नीचे, हीलियम के नीचे। और इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन। इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। इन्हें अक्रिय गैस में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस। इंग्लिश में क्या बोल लेते हैं, नोबल गैस। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सोडियम इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहा है द ओनली प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, केवल एक और एक कौन सा प्रोडक्ट बनता है, न्यूट्रलाइजेशन। अब न्यूट्रलाइजेशन जैसे ही फिनोमिना आती है हमारे दिमाग में एक चीज आना चाहिए, किसका न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। तो जनरली हम ये मान के चलते हैं कि एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती है। इनके रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। क्यों कहते हैं बता रहे हैं। अभी जो एसिड है ना, ये भी किस नेचर का होना चाहिए बेटा, स्ट्रांग होना चाहिए। बेस भी क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। अब अगर इन दोनों का आपस में रिएक्शन करा देते हैं, जैसे एक स्ट्रांग एसिड लीजिए HCl, एक स्ट्रांग बेस लीजिए NaOH, इन दोनों का आपस में रिएक्शन करा देते हैं तो क्या बनता है, देखिए OH क्या बन गया, वाटर, प्लस NaCl, ये है आपका साल्ट और ये है वाटर। अच्छा वाटर न्यूट्रलाइज हो गया, क्यों न्यूट्रलाइज हो गया, पीएच इसका 7 है वाटर का। एसिड जो होता है ना, स्ट्रांग एसिड, इसका पीएच लेस देन, जो पीएच होता है ना वो लेस देन 7 होता है, और बेस का क्या होता है, पीएच ग्रेटर देन 7 होता है। जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होते हैं, पीएच 7 के आसपास आके एडजस्ट होता है। और 7 किसका पीएच होता है, किसी न्यूट्रल सोल्यूशन का पीएच 7 होता है।
इसीलिए जनरली हम क्या कह देते हैं कि यह एक न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है। और न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में बन क्या रहा है, वाटर और साल्ट। अब खोजिए, देखिए ऑप्शन कहाँ करेक्ट है। साल्ट एंड ऑक्सीजन, ए भी गलत हो गया। साल्ट एंड हाइड्रोजन गलत हो गया। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गलत हो गया। साल्ट एंड वाटर, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक ना, चलिए अगले पे चलते हैं जी। ऑन एडिंग वाटर टू सोडियम द सॉल्यूशन फॉर्म। अब देखिए बड़ी अच्छी बात पूछा इसने। अगर अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया, हमारे पास एक फर्स्ट ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में, और फर्स्ट ग्रुप में हमने यहाँ पे कहीं देखा था सोडियम। इसका एक नाम दिया जाता अल्कली, और इसके बाद वाले ग्रुप को एक नाम दिया जाता है क्या, जो इसके जस्ट बाद वाला ग्रुप होता है दूसरा, अल्कलाइन अर्थ मेटल। यह क्या होता है, अल्कली मेटल। अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि जो दोनों अगर वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे ना, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो अल्कलाइन सॉल्यूशन देगा, मतलब बेसिक सॉल्यूशन। अल्कलाइन मतलब क्या है, बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं कैसे हो रहा है। चलिए तो अब हम क्या कर रहे हैं, सोडियम का रिएक्शन किसके साथ करा दें, वाटर के साथ। सोडियम का रिएक्शन वाटर के साथ करा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, बनता है हमारा NaOH। यहाँ पे दो ले लें, बैलेंस कर ले रहे हैं, 2NaOH और H2 गैस बन के ऊपर निकल जाते हैं। कैसे हो रहा है जरा समझते हैं। इस वाटर मॉलिक्यूल में, अगर एक वाटर मॉलिक्यूल में लें तो जनरली हम क्या कहते हैं, एक OH है और एक H+ है। मतलब दो वाटर मॉलिक्यूल लिया हमने, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो OH है और दो H+ है। ठीक है। अब सोडियम ने क्या किया बेटा, सोडियम इस पूरे प्रक्रिया में ऑक्सीडाइज हो रहा है। सोडियम के पास जो इलेक्ट्रॉन है ना वो दे रहा है, सोडियम के बाहर जो एक इलेक्ट्रॉन है वो दे रहा है। और सोडियम किस में तब्दील हो रहा है, बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन किस में तब्दील हो रहा है बेटा, Na+ में। तो दो सोडियम दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तो 2Na+ बना दिए। तो और 2Na+ रिएक्ट हुआ दो OH- के साथ, और NaOH एक सोल्यूशन। और NaOH के बारे में पता है आपको कि यह बेस है, कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग। और इसी का सोल्यूशन किस में मिल रहा है आपको, वाटर में मिल रहा है। वाटर के साथ ही तो रिएक्शन हो रहा है। मतलब जो ये सोल्यूशन आपको बन रहा है, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन बन रहा है, बेसिक सोल्यूशन बन रहा है। अब आप सोच रहे हो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, भाई इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं गया। ये जो दो H+ है ना, इन्होंने क्या किया, H+ को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इन्होंने दो इलेक्ट्रॉन ले लिए और H2 गैस बना दी। मतलब H+ क्या हुआ, वाटर का H+ रिड्यूस हो गया, और रिड्यूस होकर हाइड्रोजन गैस बना दिया। मतलब एक ऑक्सीडाइज हो रहा है और रिडक्शन। तो जनरली जो रिएक्शंस होते हैं ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं। ठीक ना। आपके लिए सिंपलिसिटी क्या कहती है कि आप ऐसे सिंपल याद रखिए कि सोडियम का रिएक्शन वाटर के साथ होता है तो एल्कलाइन सोल्यूशन मिलता है। जनरली किसी भी मेटल का, अल्कली मेटल का, अल्कलाइन अर्थ मेटल का, जनरली वाटर के साथ रिएक्शन कैसा देता है, अल्कलाइन सोल्यूशन। तो आंसर आपको कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले चलिए जी, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसेस। अब ग्रीन हाउस गैसेस में जो प्रोटोकॉल, जनरली प्रोटोकॉल बनाया जाता है कमेटियों के द्वारा कि इन गैसों को कैटेगरी में रखा जाएगा, उसमें मुख्यतः जो गैस होती हैं, उन गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है जो IR को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखती है। अब IR क्या है, IR एक रेडिएशन है, इंफ्रारेड रेडिएशन। तो रेडिएशन, तो जो गैसें हैं, जो गैसें क्षमता रखती हैं IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की, उनको ग्रीन हाउस गैस की कैटेगरी में रखा जाता है। तो CO2 के पास एक क्षमता व्याप्त होती है, मीथेन के पास भी ये क्षमता है, और नाइट्रस ऑक्साइड के पास भी ये क्षमता है। ये तीनों गैसें क्या करती हैं, IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकती हैं। मतलब क्या है, ये तीनों की तीनों गैसें कैसी हैं, ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन क्या पूछ रहा है, विच इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, CO के पास क्षमता नहीं होती कि वो ग्रीन हाउस गैस को एब्जॉर्ब कर सके। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बेटा, CO। बहुत से लोग गलती से नाइट्रस ऑक्साइड मार देते हैं क्योंकि उनको याद होता है कि लाफिंग गैस है,
भैया लाफिंग गैस क्या है, ग्रीन हाउस गैस भी है, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होगा, हमेशा याद रखिएगा जो CO है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके पास क्षमता नहीं होती है कि ये इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सके, तो यह टेम्परेचर को बढ़ा नहीं सकती। हाँ, ये सिंथेसिस में यूज हो सकती है मेथेन के इनडायरेक्टली, डायरेक्टली ये कुछ नहीं पार्ट नहीं करती। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, CO। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आएगा, फिर हम इसका अगला पार्ट लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आप चैनल पे विजिट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आपको अच्छा लगता है कमेंट करिए, हम आपको एक एक चीज, अगर कहीं पे किसी को डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करिए, हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।